हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट क्लासेस। आज अपनी इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लास 10th का चैप्टर 2 है ये, जो कि केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करता है। हमने अपनी इस वीडियो में इस चैप्टर को बिल्कुल शुरुआत से आखिरी तक हमने इस चैप्टर को कवर किया है। हर एक टॉपिक को एक डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने यहाँ पे लेके चले हैं। अगर इस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए तो आप इसके नोट्स टेलीग्राम से जाके ले सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में डलवा दिया है। साथ ही साथ में टेलीग्राम के कई सारे फ़ायदे भी हैं कि टेलीग्राम से आपको नोट्स हो गया या सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स हो गए या क्विज़ हो गई, वो आपको वहाँ पर देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ में हम इसके बाद नए नए इनिशिएटिव्स भी आपके लिए लाते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने साथ अदर फ्रेंड्स के साथ भी इस चीज़ों को शेयर कीजिए और चीज़ों को आगे भी शेयर करने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ में अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए, आपका किसी चैप्टर में डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसे जल्द से जल्द कवर किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट को। ये स्टार्ट करते हैं अपने एसिड बेस एंड सॉल्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एसिड बेस एंड सॉल्ट से। देखिए, अगर इस चैप्टर को देखा जाए तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एसिड, बेस और सॉल्ट की डेफिनेशन क्या है, राइट। क्योंकि चैप्टर में सबसे पहले हमें यही चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करें कि एसिड की डेफिनेशन होती क्या है, लेकिन एसिड से पहले हमें एक चीज पढ़नी है जिसे हम इंडिकेटर बोलते हैं, यानी जिसे हम यहाँ पर इंडिकेटर नाम से जानते हैं। अब ये इंडिकेटर होते क्या है, यानी हम इंडिकेटर कहते किसे हैं, दैट इज इंडिकेटर। अगर इंडिकेटर की बात की जाती है, नाम से ही पता चल रहा है ये किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, राइट। दैट इज, किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो ये बताते हैं कि सामने वाली चीज एसिड है या सॉल्ट है। मतलब इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस जो अपने कलर को चेंज करते हैं, कलर को चेंज करेंगे या अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे, और उससे हमें ये बात पता चल जाएगी कि जो सामने वाली चीज है, जो सामने चीज रखी है, वो एसिड है या बेस है। अब यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे कि इंडिकेटर के एग्जाम्पल होते क्या है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे इंडिकेटर का एग्जाम्पल लेके चलूँ, यानी अगर हम यहाँ पे इंडिकेटर का एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल अगर मैं लूँ यहाँ पे इंडिकेटर का, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हमारी एनसीईआरटी में भी दिया गया है वो है दैट इज लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, अगर लिटमस पेपर की बात की जाती है, लिटमस पेपर क्या है, एक तरीके का इसका कलर पर्पल होता है, पर्पल, और ये अपने कलर को चेंज करता है। यानी जब ये एसिड और बेस के कांटेक्ट में आता है तो अपने कलर को चेंज करने की कोशिश करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जब लिटमस पेपर को, यानी जब लिटमस पेपर को एसिड में डाला जाएगा, जब इसे एसिड में डाला जाता है तो ये अपने कलर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वहीं अगर लिटमस पेपर को बेस में डाला जाएगा तो ये अपने कलर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने ये चीज समझी कि पहली चीज हमने जाना लिटमस पेपर के बारे में, ये क्या होता है, जब इसे हम एसिड में डालते तो ये रेड कलर का होता है, जब हम इसे बेस में डाल देते हैं ये ब्लू कलर का होता है, और जब ये न्यूट्रल होता है, जब यानी ये न्यूट्रल होता है तो इसका कोई भी कलर नहीं होता, यानी उस समय ये हमें पर्पल देखने को मिलता है। यहां तक की चीज हमने समझी और चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश भी की है, ठीक है। अब होता क्या है, लिटमस पेपर को जो यानी लिटमस को जो निकाला गया है वो लाइकन से निकाला गया है, लाइकन से, इसे लाइकन से निकाला गया है। लाइकन एक तरीके का प्लांट होता है, ये एक तरीके का प्लांट है जो कि बिलोंग करता है थैलोफाइटा से, थैलोफाइटा से। तो हमने अभी तक क्या जाना, हमने पहला इंडिकेटर पढ़ा लिटमस पेपर के बारे में। हमने ये जाना कि ये पर्पल होता है जब ये न्यूट्रल होता है, और जब हम इसे एसिड में डालते तो अपने कलर को रेड कर लेता है, और जब हम इसे बेस में डालते तो अपने कलर को ब्लू कर देता है। लाइकन क्या है, एक तरीके का प्लांट है, और ये क्या है, थैलोफाइटस से निकाला गया है, यानी थैलोफाइटस से बिलोंग करता है ये, और लिटमस पेपर लाइकन से ही जो है निकाला जाता है, ठीक है। क्या और भी इंडिकेटर हो सकते हैं इसके अलावा, या सेकंड इंडिकेटर जो हमारा आता है वो है दैट इज योर मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, अगर मिथाइल ऑरेंज की बात की जाती है तो मिथाइल ऑरेंज भी अपने कलर को चेंज करता है, ये भी अपने कलर को चेंज करता है। जैसे जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे अगर लूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल अगर लेता हूँ, तो अगर मैं इसे एसिड में डालूंगा, यानी व्हेन पुट इन एसिड, जब हम इसे एसिड में डालेंगे, व्हेन पुट इन एसिड, तो इसका कलर कैसे हो जाता है, यानी इसका कलर हो जाता है पिंकिश रेड, यानी पिंक कलर का, यानी पिंकिश रेड कलर का हमें देखने को मिलता है क्या, मिथाइल ऑरेंज। लेकिन जब हम इसे बेस में डालेंगे, व्हेन
पुट इन बेस, जब हम इसे बेस में डालते हैं तो हमें इसका कलर क्या देखने को मिलता है, यानी हमें इसका कलर येलो देखने को मिलता है। सो हमने सेकंड पढ़ा मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक तरीके का इंडिकेटर है। जब हम इसे एसिड में डालते हैं तो इसका कलर पिंकिश रेड होता है, जब हम इसे बेस में डालते हैं तो इसका कलर हमें येलो देखने को मिलता है। क्या इसके अलावा भी कोई इंडिकेटर है? यस, एक इंडिकेटर आपका और आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब इसे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्यों बोला जाता है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इसलिए बोला जाता है कि हम इसकी स्मेल से इसे डिटेक्ट करते हैं, यानी हम इसे स्मेल से इसे डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल मिल सकते हैं, या एग्जाम्पल के तौर पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वनीला हो गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम वनीला ले सकते हैं, या ओनियन ले सकते हैं। ये अपने क्या करते हैं, स्मेल को चेंज कर लेते हैं, और स्मेल को चेंज करने की वजह से हम पता लगा लेते हैं कि जो हमारे सामने चीज है वो एसिड है या बेस है। लेकिन एक क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं, और यह बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि ऐसा क्यों है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की नीड हमें क्यों पड़ी, इसकी नीड हमें क्यों है? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लिटमस पेपर है, हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की हमें नीड पड़ा क्यों, हमें क्यों इसकी जरूरत पड़ी? ये चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। तो हमने कुछ इंडिकेटर पढ़े, हमने लिटमस पेपर पढ़ा, हमने मिथाइल ऑरेंज पढ़ा, हमने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पढ़े। एक इंडिकेटर आपका और होता है जिसे हम हल्दी बोलते हैं, दैट इज टर्मरिक। ये भी हमारा एक तरीके से किसकी तरह काम करता है, इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने इंडिकेटर को अभी तक कवर किया है कि इंडिकेटर क्या था, इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या थी, और कुछ हमने यहाँ पे यानी एग्जाम्पल लिए इंडिकेटर के, जैसे लिटमस पेपर हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, या फिर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हो गए। इनके एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे लेके चीज़ों को समझने की कोशिश की है। चलिए अब और आगे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए, अब उससे पहले यार, लेकिन इससे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, इससे पहले कि एसिड और बेस होते क्या है, एसिड का मतलब क्या होता है और बेस का मतलब क्या होता है। यानी एसिड को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे और बेस को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। देखिए, अगर मैं चाहता तो यहाँ पे लिखी हुई जो है पूरी पीडीएफ ला सकता था और हम उससे भी समझ सकते थे, लेकिन हमें बहुत अच्छी तरीके चीज़ों को समझना है, राइट। हमें एक एक चीज़ लिख के यहाँ पर देखनी है। अगर एसिड की बात की जाती है, अगर हम इसकी अभी डेफिनेशन देखें, ऑल्दो इसकी आगे जाके डेफिनेशन चेंज होगी, लेकिन अगर अभी की बात करें, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है ब्लू लिटमस को रेड में, राइट। ये हमने पढ़ा है, ब्लू लिटमस को रेड में ये कन्वर्ट करता है। वहीं अगर बेस की बात की जाती है, बेस क्या है, बेस कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट रेड को ब्लू में, रेड टू ब्लू में। क्या एसिड का कोई एग्जांपल लिया जा सकता है, यानी हम एसिड का कोई एग्जांपल ले सकते हैं? यस, एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। वहीं बेस के लिए हम जो एग्जांपल ले सकते हैं वो होता है हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ हम एग्जांपल ले सकते हैं, राइट। अब हम एक डिफरेंस देखना चाहेंगे कि एसिड और बेस में एक डिफरेंस क्या है, यानी हमें एक क्या डिफरेंस इनके बीच में देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं एक डिफरेंस इनके बीच में, कि हमें इसके बीच में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो देखिए, ये है आपका एसिड और ये है आपका बेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक इसका डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। पहला डिफरेंस देखिए, पहला डिफरेंस क्या है, एसिड जो होते हैं खट्टे होते हैं टेस्ट में, यानी सोर इन टेस्ट, यानी ये हमें खट्टे देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बेस की मैं बात करूं, अगर मैं बेस की बात करता हूं, बेस जनरली क्या होते हैं, ये थोड़े हमें कड़वे देखने को मिलते हैं, राइट। दैट इज बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि जो हमारे एसिड होते हैं मोस्टली ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में, सोल्यूबल इन वाटर। वहीं अगर बेस की बात की जाती है, बहुत कम, ओनली सम आर सोल्यूबल, कुछ ही सोल्यूबल होते हैं, ओनली सम सोल्यूबल इन वाटर, यानी कुछ ही हमें वाटर में सोल्यूबल होते हुए दिखते हैं। तीसरा, ये कोरोसिव है नेचर में, यानी मतलब ये थोड़े डेंजरस रहते हैं, हम इन्हें टच आसानी से नहीं कर सकते, कोरोसिव इन नेचर, इन नेचर। वहीं अगर बेस की बात की जाती है, ये सोपी होते हैं, यानी ये सोप की तरह लगते हैं, जैसे हम सोप को टच करते हैं, सोपी इन टच। तो ये कुछ तरीके के डिफरेंस है, यानी पर्टिकुलरली एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस है। 2 से 3 डिफरेंस हमें पता होने चाहिए। पहला है कि ये सूर होते हैं टेस्ट में और ये हमारे बिटर होते हैं टेस्ट में।
दूसरा है कि ये एसिड सोल्यूबल होते हैं वाटर में और बेस सोल्यूबल बहुत कम ही होते हैं। तीसरा है एसिड आर कोरोसिव इन नेचर और बेस आर सोपी इन नेचर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की चीजें अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे और अच्छी तरीके से चीजों को समझने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आगे हमें क्या समझना है। देखिए, अभी तक हमने एसिड और बेस के बारे में जाना है, राइट, कि एसिड क्या है, बेस क्या है। अब हम इनके थोड़े करेक्टर के बारे में जानेंगे, यानी हम इनके बारे में समझेंगे, इनकी थोड़ी करेक्टरिस्टिक के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं, और अब हम इनकी थोड़ी रिएक्शन पढ़ेंगे कि एसिड और बेस की रिएक्शन क्या है, राइट, कि हमें एसिड और बेस की क्या रिएक्शन देखने को मिलती है, एसिड और बेस की क्या रिएक्शंस हैं। कुछ रिएक्शंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उन रिएक्शंस को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट रिएक्शन को। अगर हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड की, तो हमें एक चीज हमें यहाँ पे पता है कि जब कोई एसिड, यानी जब कोई, पेन का कलर चेंज, जब कोई एसिड रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ, यानी जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ पर सॉल्ट देखने को मिलता है, राइट। और सॉल्ट के साथ ही हमें यहाँ पर हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है, यानी हाइड्रोजन गैस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, हमने क्या जाना, जब कोई एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। जैसे अगर हम यहाँ पे पहला एग्जांपल लेते हैं, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, दैट इज फर्स्ट एग्जांपल, तो पहले एग्जांपल हमने चीज समझ सकते हैं कि हमने क्या लिया, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, मैंने उसे क्या लिया, हमारा एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया दैट इज सोडियम, और जब मैंने इसे रिएक्ट कराया तो यहाँ पे मेरा क्या बन के आया, दैट इज सोडियम क्लोराइड, और साथ ही साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुझे देखने को मिली। ठीक है, अगर हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करें, तो अगर हम इसे बैलेंस करें तो यहाँ पे भी 2 आएगा, देन यहाँ पे 2। मोस्टली रिएक्शन आपको खुद बैलेंस करनी पड़ेगी क्योंकि हमने बैलेंसिंग सीख ली है अपने फर्स्ट चैप्टर में, राइट। अब मैं दूसरा एग्जांपल लूँ तो हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, लेकिन हमें एक चीज यहाँ पर समझनी पड़ेगी, एक चीज हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि क्या हमेशा जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, क्या सारे मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, क्या सारे मेटल हमारे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को बनाएंगे। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, देयर आर सर्टेन मेटल्स, देयर आर कुछ मेटल्स ऐसे हैं, सर्टेन मेटल्स जो कि क्या करते हैं, जो रिएक्ट नहीं करते। देयर आर सर्टेन मेटल हु डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, जो रिएक्ट ही नहीं करते एसिड के साथ, हु डज नॉट, दैट इज हु डजंट रिएक्ट विद एसिड। कुछ ऐसे होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ में। जैसे एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल में ले सकता हूं कॉपर, कॉपर हो गया। एग्जांपल में ले सकता हूं हमारा गोल्ड हो गया। एग्जांपल में ले सकता हूं सिल्वर हो गया। ऐसा क्यों है कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड रिएक्ट नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि ये मेटल क्या होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। इसी वजह से ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सारे मेटल हमारे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं, सारे मेटल हमारे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। कुछ ऐसे मेटल भी होते हैं जो रिएक्ट नहीं कर पाते, जैसे कॉपर हो गया, जैसे जैसे हमारा सिल्वर हो गया, जैसे हमारा गोल्ड हो गया, राइट। एक चीज और हमें यहाँ पे समझनी है, क्या हर एसिड, क्या हर एसिड हमारा जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा? नहीं। कैसे? मैंने एक यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूं, मैं यहाँ पे मेरी एक रिएक्शन लिखा, मैंने क्या लिया, जैसे मैंने सपोज करा कोई मेटल लिया और मैंने मेटल के साथ एक एसिड डाल दिया, और इस एसिड का नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है जिसके हम लिखते हैं जैसे HNO3, राइट। या अब हमने क्या करा, इसमें से हमारा जब हमने प्रोडक्ट देखा था, उसमें प्रोडक्ट बनेगा आपका सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने ऊपर पढ़ा कि हमारी हाइड्रोजन गैस हमें यहाँ बनती हुई दिखेगी, लेकिन यहाँ पे तो हमें वाटर देखने को मिला है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए यहाँ पे हमें होता हुआ दिखा है क्योंकि अगर मैं बात करूं किसके बारे में, दैट इज अगर हम बात करते हैं इस वाटर के बारे में, तो ये वाटर क्यों बना है? क्योंकि हमारा HNO3 यानी हमारा नाइट्रिक एसिड क्या है, एक तरीका गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हमारा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि ये हमारा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये H2 को कन्वर्ट कर देता है किसमें, वाटर में, यानी H2O। तो हमने एसिड की रिएक्शन पढ़ी मेटल्स के साथ में कि जब भी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस हमें देखने को मिलती है। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, जैसे कॉपर, जैसे गोल्ड, जैसे कि हमारा सिल्वर। फिर हमने ये पढ़ा कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल जाना,
ठीक है, फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे एसिड भी होते हैं जो वाटर बनाते हैं, जैसे हमारा नाइट्रिक एसिड हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से अब समझ में आई होंगी। अब हम चीजों को बहुत आसानी से समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। हम चीजों को बहुत आसानी से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे और अच्छी तरीके से हम यहाँ पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि जब कोई बेस होगा, यानी जब कोई हमारा बेस होगा वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। हमने ये तो जान लिया कि जब हमारा कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारा बन क्या रहा है, राइट। अब हम जानते हैं कि जब हमारा कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। हमारा प्रोडक्ट हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि जब हमारा कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बनाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक रिएक्शन लिख देता हूँ कि हमारा क्या यहाँ पे चीज बन के क्या आती है। देखिए, जब भी कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें यहाँ पे सॉल्ट देखने को मिलता है, और सॉल्ट के साथ ही हमें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है, ठीक है। क्या एक चीज हमें और समझनी है कि सारे के सारे बेस इस रिएक्शन को शो नहीं करने के, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस पॉइंट को कि ओनली सम बेसिस कुछ ही बेसिस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, रिएक्ट विद मेटल्स। कुछ ही बेसिस रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। प्लीज कीप दिस इन माइंड, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हम इसका कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं इस इक्वेशन का। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ एग्जाम्पल। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और मैंने इसे एक मेटल ले लिया, मैंने लिया दैट इज जिंक। अब जब मैंने इसे यहाँ पे रिएक्ट कराया तो हमारा यहाँ पे क्या बन के आएगा, सोडियम जिंकेट बन के आएगा, दैट इज NaZnO2। बहुत बच्चों ने इसका नाम सुना नहीं होगा, क्योंकि इसका नाम बहुत बच्चे नहीं सुन पाते या नहीं सुनते हैं इसका नाम, दैट इज सोडियम जिंकेट। हमने बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराया, ये क्या है, हमारा सॉल्ट है। और मेरे को इसके साथ क्या देखने को मिला, मेरे को यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमें यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज याद रखनी है कि सारे के सारे बेस इस रिएक्शन को मेटल के साथ शो नहीं करते। कुछ ही ऐसे बेस हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट कर पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, राइट। तो चलिए अब चलते हैं आगे और चीजों को और हम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। एक रिएक्शन में और पढ़नी होती है कि रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, बाई कार्बोनेट भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। देखिए, अब होता क्या है, ये चीज हमेशा याद रखना कि ये रिएक्शन यानी ओनली एसिड ही रिएक्ट करते हैं इसमें, ओनली एसिड रिएक्ट। बेस इस रिएक्शन को शो नहीं कर पाता, यानी बेस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, मैंने एक एसिड लिया और मैंने उसे रिएक्ट कराया किसके साथ, यानी मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। जब कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बन के आता है, दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया जा सकता है। देखिए, एग्जाम्पल इसमें हम बहुत सारे ले सकते हैं, लेकिन हम वो एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, राइट, जो हमें एनसीईआरटी में दे रखा है। देखिए, मैं एक एसिड यहाँ पे लूंगा और एक कोई सा भी मेटल कार्बोनेट यहाँ पे ले लूंगा, और उसमें हम फिर रिएक्ट करके देखेंगे कि हमारा यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो एसिड के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए हम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। साथ ही साथ में मैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ले लेता हूँ, यानी Na2CO3। अब मैं इनको आपस में रिएक्ट कराऊंगा। जब मैं यहाँ पे आपस में रिएक्ट कराऊंगा तो मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, मेरा प्रोडक्ट जो आएगा यहाँ पे सॉल्ट आएगा, और सॉल्ट कौन सा आ रहा है, यानी NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सेम एग्जांपल, अगर मैं सेम ही चीज अगर मैं यहाँ पे एसिड लेता, और मैं अगर इसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराता, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में इसे अगर रिएक्ट कराता, तो मेरा यहाँ प्रोडक्ट बन के क्या आता, मेरा प्रोडक्ट आता दैट इज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन दैट इज H2O, यानी वाटर, यानी और CO2। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसका, देखिए एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर में मैं सेम एसिड ले लिया, मैं सल्फ्यूरिक एसिड इस बार ले लेते हैं हम, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से भी हम चीजें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ लेंगे। मैं यहाँ पे लेता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। मैंने इसे रिएक्ट कराया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, यानी NaHCO3, और हमें प्रोडक्ट देखने को क्या मिला, हमें देखने को मिला Na2SO4, Na2 दैट इज Na2SO4
Na2SO4 की अगर बात की जाती है तो Na2SO4 हमारा क्या है, दैट इज सोडियम सल्फेट है, प्लस हमें यहाँ पे वाटर देखने को मिला और हमें यहाँ पे फिर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने को। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि जब भी यानी जब भी हमारा एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है। ये इसका एग्जाम्पल था। फिर हमने जाना कि जब भी हमारा एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है, और ये इसका क्या था, ये इसका एग्जाम्पल था। हमने ये भी जान लिया कि इसमें खाली बेस ही रिएक्ट करते हैं, ओनली एसिड रिएक्ट करते हैं, बेस यहाँ रिएक्ट नहीं करेंगे, दैट इज बेस डज नॉट रिएक्ट, बेस यहाँ पे रिएक्ट नहीं करने के। इस बात का याद रखना कि बेस जो है मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, ये चीज भी हमने समझी। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी, राइट। ठीक है, अब हमें कुछ टेस्ट के बारे में पढ़ना है। एक टेस्ट हमारा होता है, सबसे पहला टेस्ट, कि अगर हमें हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करना हो, यानी H2 गैस को, अगर हमें हाइड्रोजन गैस को क्या करना है, टेस्ट करना है, तो हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अगर हमें हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करना होता है तो सिंपल है कि हम क्या करते हैं, हमें एक ये चीज देखना होता है कि हाइड्रोजन गैस एक तरीके से पॉप साउंड क्रिएट करती है। प्लीज कीप दिस इन माइंड कि जब हाइड्रोजन गैस को अगर आपको टेस्ट करना है तो हाइड्रोजन गैस एक पॉप साउंड क्रिएट करती है। यही चीज हमें जानने की, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस है। तो हम वहाँ ये बताते हैं कि अगर हमें पॉप साउंड आता है तो हम इस बात को बता देते हैं कि हमारे पास जो ये जो गैस निकल रही है, यानी जो गैस आई है, ये क्या है, एक तरीके की हमें यहाँ पे कौन सी गैस देखने को मिली है, हाइड्रोजन गैस हमें यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, अब हम कुछ और रिएक्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक हमने कुछ अभी एसिड की रिएक्शन पढ़ ली और हमने कुछ बेस की रिएक्शन पढ़ी, राइट। एसिड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, राइट। अब हमें एक चीज हमें और पढ़नी है, हमें पढ़ना है कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर देखने को मिलता है, यानी सॉल्ट प्लस वाटर हमें देखने को मिलता है। जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर देखने को मिलता है, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाता क्या, हमारा सॉल्ट प्लस वाटर हमें देखने को ये मिलता है। क्या कोई एग्जांपल लिया जा सकता है इसका? बिल्कुल लिया जा सकता है। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, सेम ही हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, अब हमारा क्या बनना चाहिए, दैट इज सॉल्ट, राइट। तो हमारा बनेगा क्या, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और साथ ही साथ में हमें यहाँ पे वाटर देखने को मिलेगा। ये आपका पहला एग्जाम्पल है, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल क्या है आपका, सेकंड एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, अब दैट इज हम ले सकते हैं यहाँ पे, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या, और साथ में जब हम इसका रिएक्ट कराए, यानी हम जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बन के आएगा, दैट इज हमारा यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा, राइट। और सॉल्ट का नाम हमारा क्या होगा, दैट इज K2SO4, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम पोटेशियम सल्फेट भी बोलते हैं, राइट, दैट इज K2SO4, और हमें यहाँ पे भी वाटर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या जाना, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट और वाटर साथ में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें भी हमें देखने को मिलेगी, याद रखना कि जब कभी कंडीशन ऐसा बन जाए कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो वीक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमारा जो प्रोडक्ट हमें यहाँ देखने को मिलेगा वो हमारा क्या आएगा, दैट इज एसिडिक सॉल्ट हमारा आएगा। क्यों एसिडिक सॉल्ट आएगा, क्योंकि हमारा एसिड यहाँ स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वजह से हमारा एसिडिक हमें क्या देखने को मिलेगा, सॉल्ट देखने को मिलेगा। आप रिएक्शन उल्टा भी कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि अगर वीक एसिड है और अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो हमारा जो सॉल्ट आएगा वो कैसा होगा, यानी हमारा सॉल्ट हमारा बेसिक होगा। ये बात भी बोली जा सकती है। ठीक है, तो हमने ये भी जाना कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट प्लस हमें वाटर देखने को मिलता है, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। हमने यहाँ पे दो एग्जांपल भी लिए चीजों को और क्लियर करने के लिए, यानी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए, राइट। चलिए अब समझते हैं, एक चीज हमें और समझनी है यहाँ पे कि देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं पहले ही, हमें एक चीज और समझनी है
कि जब यानी एक रिएक्शन, अब हमारी ज़्यादा रिएक्शन नहीं रहती, बस हमें 2 रिएक्शन और समझनी है। एक रिएक्शन है हमारी, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्साइड विद एसिड, विद एसिड। हमें रिएक्शन समझनी है मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ में। देखिए मेटल ऑक्साइड हमारा बेसिक होता है नेचर में, हमारा मेटल ऑक्साइड हमें बेसिक देखने को मिलता है। अब हम इसके रिएक्शन पढ़ते हैं और जानते हैं चीज़ों को और अच्छी तरीके से। देखिए अगर इसके रिएक्शन पढ़ने की, रिएक्शन की बात की जाती है, अगर इसकी रिएक्शन की बात की जाए, तो मैंने एक मेटल ऑक्साइड लिया, मेटल ऑक्साइड लिया, इस मेटल ऑक्साइड को मैंने एसिड के साथ रिएक्ट कराया। मेरा यहाँ क्या प्रोडक्ट आएगा, मेरा प्रोडक्ट यहाँ देखने को मिलेगा, दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए मोस्टली केसेस में जब भी हम एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं या बेस का रिएक्शन करा रहे हैं, हमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, सॉल्ट एज अ प्रोडक्ट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, राइट। ठीक है, क्या इसका कोई एग्जांपल लिया जा सकता है? बिल्कुल। मैंने मेटल ऑक्साइड के तौर पर मैंने सोडियम ऑक्साइड ले लिया, मैंने एसिड के लिए HCl ले लिया। अब मैंने इन दोनों को रिएक्ट कराया, मेरा क्या बनेगा, दैट सोडियम क्लोराइड, यानी मेरा एक एसिड है और H2O मेरा यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, सो मेटल ऑक्साइड एक बेसिक था नेचर में, जब मैंने उसे एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो मेरे पास सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मुझे देखने को मिला। अब एक चीज आपको और यहाँ समझनी है, एक चीज और समझनी है कि मेटल ऑक्साइड, प्लीज कीप दिस इन माइंड कि मेटल ऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट, डज नॉट, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करता किसके साथ, बेस के साथ, डज नॉट रिएक्ट विद बेस। क्यों, ऐसा क्यों है, दैट इज ऐसा क्यों है, दैट इज डज नॉट रिएक्ट विद बेस, क्योंकि मेटल ऑक्साइड खुद बेसिक है नेचर में, इसी वजह से बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, इसी वजह से बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब जब हमारा दैट इज, हम एक रिएक्शन और पढ़ेंगे यहाँ पे, ये हमारी यहाँ पे यहाँ के बाद हमारा रिएक्शन का जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने पढ़ा कि जब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, दैट इज नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस, विद बेस, ओके। अब नॉन मेटल ऑक्साइड कैसी होती है, ये जनरली हमारी एसिडिक होती है नेचर में, एसिडिक इन नेचर। अब इनका हमें एक रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी, क्या ये रिएक्शन करते हैं, क्या इनका प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। देखिए अगर इसकी रिएक्शन की बात की जाती है, मैंने क्या लिया, मैंने लिया यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड लिया, अब मैंने रिएक्ट कराया किसके साथ, मैंने यानी रिएक्ट कराया ने बेस के साथ, राइट। अब मेरा प्रोडक्ट मुझे क्या देखने को मिलेगा, सेम प्रोडक्ट आएगा, दैट इज सॉल्ट प्लस हमारा वाटर। क्या इसका कोई एग्जाम्पल लिया जा सकता है? देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैं एक दैट इज नॉन मेटल ऑक्साइड के लिए मैंने ले लिया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया एज अ बेस, और जब इन दोनों को मैंने रिएक्शन कराया, जब इन दोनों की रिएक्शन मेरे को देखने को मिली, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन गया, दैट इज Na2CO3, और साथ में मुझे यहाँ के देखने को मिला वाटर, मुझे देखने को मिला। ठीक है, तो हमने क्या जाना, जब कोई नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी जब कोई नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्लस वाटर हमें देखने को मिलता है। मैंने एक एग्जांपल भी ले लिया, मैंने CO2 लिया और उसे NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और जब मैंने इसके साथ रिएक्ट कराया तो वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली, यानी हमारा एक सॉल्ट हमें देखने को मिला, और साथ ही साथ में हमें यहाँ पर और क्या चीज देखने को मिली, दैट इज वाटर हमें देखने को मिला। सॉल्ट क्या है हमारा, मैं लिख देता हूँ, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट हमारा ये सॉल्ट है, राइट। ये चीज हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी बात मानिए, एक से दो बार इसे रिवाइज करिए, तभी आप चीजों को आगे लेकर चलिए, क्योंकि रिएक्शन, जो सारी रिएक्शन हमने ये पढ़ी है, राइट, ये सारी रिएक्शन पढ़ी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने ये रिएक्शन आपके सामने लिखी है कि आपको चीजें क्लास में ही याद हो जाए, यानी वीडियो में ही आपको चीजें याद अच्छी तरीके से हो जाएं। अब इसके बाद हमें जानना है एसिड क्या होता है, यानी एसिड क्या है और बेस क्या होता है, राइट, कि हमें एसिड और बेस के बारे में पढ़ना है, कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इनके बारे में हमें समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एसिड के साथ में, कि एसिड है क्या, एक रियल डेफिनेशन क्या है एसिड की। चलिए स्टार्ट करते हैं उसके साथ। चलिए समझते हैं एसिड के बारे में कि एसिड होता क्या है, राइट, दैट इज एसिड। अगर एसिड की बात की जाती है, हमने एसिड की एक डेफिनेशन अभी तक पढ़ी है कि ये क्या करता है, कलर को चेंज करता है, यानी हमने पढ़ा था कि कलर को चेंज करता है ब्लू से रेड में, दैट इज फ्रॉम ब्लू से रेड में कलर को चेंज करता है। ये डेफिनेशन हमने आई थिंक पढ़ी थी, राइट, हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी बिल्कुल शुरुआत में, जब हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, वहीं हमने ये रिएक्शन पढ़ने की भी कोशिश करी थी।
ठीक है, अब हमें यह समझना है कि एसिड की रियल डेफिनेशन क्या है, यानी हम एसिड को इन रियल में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर एसिड की इन रियल डेफिनेशन देखी जाए तो एसिड को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एसिड को हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी हम अब रियल डेफिनेशन एसिड की क्या बनती है, ये बनती है कि एसिड एक तरीके के केमिकल सब्सटेंस होते हैं, यानी केमिकल सब्सटेंस होते हैं ये, जो क्या करते हैं, विच विच टूट जाते हैं पानी में, यानी जो ये वो सब्सटेंस है जो डिसएसोसिएट हो जाते हैं वाटर में। और जब ये पानी में टूटते हैं, यानी जब ये वाटर में टूटते हैं, तो इनसे क्या रिलीज होता है, इनसे रिलीज होता है हाइड्रोजन आयन। हम इन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन हम इन्हें बोलते हैं, दैट इज हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, यानी पूरा प्रोसेस होता कैसे है। देखिए, होता क्या है, मैं एक एसिड यहाँ पे लूँ, अगर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, मैंने उसे जब तोड़ा, यानी मैंने जब उसे वाटर में डाला, यानी जब मैंने उसे पानी में डाला, तो ये क्या कैसे टूट जाता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं दैट इज योर हाइड्रोजन आयन। इसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट इज हाइड्रोजन आयन बोलेंगे। लेकिन कई बार आपने एक चीज सुनी होगी, कई बुक्स में ये दिया जाता है कि ये क्या बनाता है, दैट इज ये आपका आगे जाके हाइड्रोजन आयन ये क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव बनाता है। कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि H3O पॉजिटिव क्या है, ये आयन है और ये बना कैसे। हमने ये तो जान लिया कि हाइड्रोजन आयन कैसे बना, इन्हें एक हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, हाइड्रोजन आयन रिलीज करा जब ये पानी में चला गया। लेकिन ये H3O पॉजिटिव क्या है, कई बच्चों का सवाल ये भी रहता है। देखिए, बहुत इजी है इसे भी समझना। मैं एक एसिड ले लेता हूँ, एक एसिड से हम चीज़ों को समझ लेते हैं। हम सेम एसिड लेते हैं, हम यही लेते हैं, दैट इज HCl। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं हम इसे बोलते क्या है, H3O पॉजिटिव को इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, हम इसे हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, यानी H3 पॉजिटिव। और ये बनता कैसे है, मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, यानी मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लूँ, अगर दैट इज क्या, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ HCl का, हमने HCl को क्या करा, पानी में डाला, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव में जाके टूट गया। अब ये जो H पॉजिटिव है, यानी ये H पॉजिटिव, ये क्या करेगा, ये इसका H पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या बना लेगा, आपका हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट में हमने क्या पढ़ा, हमने ये जाना एसिड क्या है, ये अपने कलर को चेंज करते हैं ब्लू से रेड में। फिर हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि पर्टिकुलरली होता क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस है जो पानी में जाके डिसएसोसिएट हो जाते हैं और ये क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। यही हाइड्रोजन आयन आगे जाके हाइड्रोनियम आयन भी बना लेते हैं। ये चीज हमने पढ़ी। फिर हमने ये जाना कि हाइड्रोनियम आयन बनते कैसे हैं, इसका प्रोसेस भी हमने यहाँ पे देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि एसिड के बारे में अभी तक चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी और हमने इसकी एक बेसिक डेफिनेशन भी जान ली। अब हम पे दो डेफिनेशन हो गई, पहली तो ये है और दूसरी हमारे पास ये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बेस क्या होता है, यानी हम बेस को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं बेस की, तो बेस को डिफाइन कैसे किया जाए। बेस क्या होते हैं, ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, यानी ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस जो पानी में जाके विच विच जो पानी में जाके डिसएसोसिएट होते हैं, विच डिसएसोसिएट होते हैं, यानी टूटते हैं पानी में जाके इन वाटर। और ये बनाते क्या है, ये बनाते हैं आपका दैट इज टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन, टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन। इन्हें क्या बोलते हैं, OH नेगेटिव, जिसे हम यहाँ लिखा है हम इसे हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कोई इसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है, बिल्कुल। मैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेता हूँ, अब मैंने जब इसे पानी में डाला तो ये कैसे टूट जाएगा, दैट इज Na पॉजिटिव प्लस, और ये हमारा हाइड्रोनियम आयन साथ में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने एक एसिड और बेस की डेफिनेशन जानी कि एसिड क्या होता है और हमारा बेस हमें क्या देखने को मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो हमारा क्या है, वो है हमारा दैट इज, हमें एक चीज और समझनी है, क्योंकि इससे एक बार क्वेश्चन आ चुका कि टाइप ऑफ एसिड क्या होता है। टाइप ऑफ एसिड, देखो, अगर टाइप ऑफ एसिड की बात की जाती है, पहला एसिड हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट एसिड हमारा क्या होता है, दैट इज फर्स्ट एसिड हमारा है स्ट्रॉन्ग एसिड। पहला एसिड हमें देखने को मिलता है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की जाती है, स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जो कंप्लीटली डिसएसोसिएट हो जाता है वाटर में, दैट इज कंप्लीटली डिसएसोसिएट हो जाता है वाटर में, कंप्लीटली डिसएसोसिएट हो जाता है वाटर में। एग्जाम्पल है आपका दैट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हम पहले भी इसके बारे में जान चुके हैं, नाइट्रिक एसिड। फिर दूसरा एसिड आपका क्या आता है, दूसरा एसिड है दैट इज आपका सेकंड एसिड। हमें क्या देखने को मिलता है, सेकंड है आपका दैट इज वीक एसिड। वीक एसिड, अगर वीक एसिड की बात की जाती है, वीक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड वो एसिड होते हैं जो
पार्टली डिसएसोसिएट होते हैं, यानी जो पार्टली डिसएसोसिएट होते हैं, जो पार्टली डिसएसोसिएट होते हैं वाटर में जाके, यानी वो आधे ही टूट पाते हैं पानी में जाके। जैसे जैसे हम ये कह सकते हैं लैक्टिक एसिड, एग्जांपल के तौर पे मैं ले सकता हूँ एग्जांपल, जैसे मैं लैक्टिक एसिड बोल सकता हूँ लैक्टिक एसिड, या हम एसिटिक एसिड बोल सकते हैं एसिटिक एसिड। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि दो तरीके के एसिड होते हैं, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है वीक एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की जाती है तो ये कंप्लीटली डिसएसोसिएट हो जाते हैं वाटर में। अगर हम वीक एसिड की बात करते हैं तो ये पार्टली डिसएसोसिएट होते हैं वाटर में। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या एग्जाम्पल है, नाइट्रिक एसिड है, और वीक एसिड का एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड है, और हमारा एक एसिडिक एसिड है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अब हमें एक चीज और समझनी है, हमें ये समझना है कि देखिए ये सब चीजें एक्स्ट्रा हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और बच्चे इनमें कंफ्यूज ही बहुत ज्यादा रहते हैं, राइट। तो अब हमें एक चीज और समझनी है कि एक चीज हम समझते हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं। कंसंट्रेटेड या कंसंट्रेटेड एसिड बोल लो या कंसंट्रेटेड बेस बोल लो, राइट, कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस, ये होते क्या हैं। देखिए कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस की अगर बात की जाए, इसमें होता क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन पे एक नजर डालें तो ये होते क्या हैं, ये वो होते हैं जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जिसमें प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल का हम ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपने कई बार लैब में एक एसिड देखा होगा जिसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस माना जाता है, राइट, डेंजरस। वहीं अगर हम देखते हैं कि कंसंट्रेटेड, क्योंकि ये डेंजरस क्यों है, क्योंकि इसमें मिनिमम वाटर है, दैट इज मिनिमम वाटर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड के बारे में, दैट इज सेकंड चीज, दैट इज हमारा क्या है, डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, डाइल्यूट बेस क्या है, डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस क्या है। देखिए अगर डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस की बात की जाती है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस वो होते हैं जिसमें ज्यादा पानी प्रेजेंट होता है, दैट इज कंटेन मोर वाटर देन नॉर्मल से जब ज्यादा पानी प्रेजेंट होता है उनसे क्या कहते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले सकता हूं डाइल्यूट HCl यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट क्यों है, क्योंकि इसमें ज्यादा वाटर प्रेजेंट है, इस वजह से क्या बोल दिया गया, दैट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल दिया गया है। तो ये टॉपिक तो थोड़ा हमें लगा कि थोड़ा आसान है, लेकिन क्वेश्चन इससे बहुत हमें देखने को मिले हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड क्या है, कंसंट्रेटेड बेस क्या है। इसी वजह से हमने यहाँ पे ये चीज डिस्कस की है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने काफी सारी चीजों को समझने की कोशिश की है। अब हम थोड़ा और आगे समझते हैं और चीजों को आगे लेके चलते हैं। मेरा एक सिंपल आपसे क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और वो आपको उसका जवाब देना है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि कई बार क्या होता है, सपोज करो ये कंसंट्रेटेड एसिड है हमारा, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, और मुझे इससे क्या बनाना है, एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है। मुझे इससे क्या बनाना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मुझे यहां बनाना है। तो ये प्रोसीजर क्या होगा या हम इसे कैसे बना सकते हैं। देखिए होता क्या है, सिंपल प्रोसेस है। सिंपल प्रोसेस क्या होता है, मैं क्या करूंगा, अगर मुझे डाइल्यूट में लेना है, डाइल्यूट में बनाना है, तो मैं इसमें से कुछ एसिड निकालूंगा। मैंने कुछ एसिड निकाला और इस एसिड को जाके मैं एक नए बीकर में डाल दूंगा, मतलब मैंने यहाँ वाटर लिया, वाटर, और मैं इसमें धीरे धीरे ये एसिड डालना स्टार्ट करूंगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। हम किसी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम थोड़ा सा एसिड लेते हैं कंसंट्रेटेड में और धीरे धीरे ग्रेजुअली हम उसे वाटर में डालना स्टार्ट करते हैं, यानी धीरे धीरे। और ये प्रोसेस होता कैसे है, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा 1 तो उसमें हमने चीजें पढ़ी हैं। एक्सोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, या हीट जिसमें हम रिलीज कहते हैं, यानी हीट जिसमें रिलीज होती है। तो हमने ये जाना कि अगर हमें डाइल्यूशन करना होता है एसिड का, तो हम क्या करते हैं, हम एसिड को धीरे धीरे पानी में डालते हैं, यानी ग्रेजुअली हम उसे ऐड करते हैं। ये चीज हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है।
और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी, राइट। अब हम बात करते हैं दैट इज अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो जिसमें सबसे ज्यादा हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं, दैट इज, मैं यहाँ नाम डाल देता हूँ उस टॉपिक का, दैट इज पीएच। हाँ, लिख देते हैं जस्ट मिनट। या हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना पीएच के बारे में कि पीएच क्या है, या हम पीएच को क्या बोलते हैं, राइट, या हम पीएच को किस तरीके से समझेंगे। तो हम इस चीज को समझ लेते हैं। हाँ, यहाँ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि पीएच होता क्या है, राइट। देखिए, अगर पीएच की बात की जाती है, पीएच हमें बताता क्या है, पीएच बताता है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ, कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या होती है। मैं काम करता हूँ, इसे रब कर देता हूँ, हम यहाँ से फिर शुरू से ही चीजों को समझेंगे, राइट। यहाँ से ही चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ओके, हम यहीं से चीजों को समझ लेते हैं। पीएच क्या होता है, मैं एक नया पेपर पे यहाँ समझा देता हूँ, हम पे नोट्स पहले से ही हैं। देखिए, पीएच क्या होता है, पीएच बताता है कि स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी किसकी, एसिड या बेस की स्ट्रेंथ, एसिड या बेस, कितना ज्यादा एसिड वो एसिडिक है या कितना ज्यादा बेस बेसिक है, ये बात पीएच बताता है। पीएच को हम क्या बोलते हैं, पीएच को बोलते हैं दैट इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल। कई बुक में पोटेंशियल लिखा है, कई बुक में पावर लिखा है, पावर, इसे बोला जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन बोला जाता है वैसे से, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो हम बस हमें ये समझना है कि इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है, तो इसे हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। अब हमें एक चीज और समझनी है कि अगर पीएच की बात की जाती है, पीएच क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है एक एसिड और एक बेस की, राइट, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि पीएच एक्चुअली में है क्या। देखिए, पीएच एक हमें पेपर सा दिखता है, इस तरीके का पेपर होता है पीएच। हमें क्या दिखता है, यहाँ से पीएच स्टार्ट होता है। अगर पीएच की बात की जाती है तो हमें इसमें नंबर दिखते हैं, दैट इज 1 से 14, राइट, 1 से 14 तक हमें इसमें नंबर, यानी 14 तक हमें इसमें नंबर देखने को मिलते हैं। और ये मेन चीज क्या बताता है, यानी 0 से 14, सॉरी 0 से 14 हमें देखने को मिलता है। और हमें ये क्या बताता है कि चीज कितनी ज्यादा एसिडिक होगी और कितनी ज्यादा चीज बेसिक होगी। 7 यहाँ बीच में प्रेजेंट रहता है, 7, और 7 क्या है, 7 आपका न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। 7 से जितना ज्यादा आप 8 9 पर जाते जाओगे, 8 9 10 पर जाते जाओगे, उतनी ज्यादा चीज बेसिक होती जाएगी, बेसिक। और 7 से 6 5 आप जितना जाते जाओगे उतनी ज्यादा चीज एसिडिक होती जाएगी। मतलब जो 1 होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, जो 2 होगा वो थोड़ा कम एसिडिक होगा, जो 3 होगा वो और भी सबसे ज्यादा 1 एसिडिक है, उससे थोड़ा कम 2 है, उससे कम 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर आपका यहाँ पे 6 है। मतलब हम इधर जा रहे हैं, इधर जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी और इधर जाएंगे तो हमारी एसिडिक चीज बढ़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो 1, जिसका पीएच 1 होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, राइट, ठीक है। अगर 1 पीएच की बात की जाती है या हम 1 पीएच की बात करें तो हमारी बॉडी में एक जूस देखने को मिलता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस, राइट। आपने नाम भी सुना होगा गैस्ट्रिक जूस का। अगर गैस्ट्रिक जूस की बात की जाती है, अगर मैं गैस्ट्रिक जूस की बात करूं जो हमारे स्टमक में देखने को मिलता है, इसका पीएच क्या होता है, अराउंड होता है इसका पीएच 1.2, 1.2, मतलब ये देखिए कितना ज्यादा एसिडिक है ये, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं और चीजों को जानूं, या हम कह सकते हैं लेमन जूस की, यानी नींबू के रस की अगर मैं बात करूं, तो इसका पीएच लगभग होता है 2.2 पीएच इसका लगभग देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं अराउंड प्योर वाटर की, यानी हमारे जो हम वाटर प्योर होता है हमारे घर में, प्योर वाटर, इसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच अराउंड होता है आपका दैट इज अराउंड 7 के आसपास इसका पीएच हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हमारे ब्लड का पीएच क्या है, ब्लड का पीएच होता है 7.4, ब्लड का पीएच हमारा होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक और आपने सुना होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच कितना है, इसका पीएच होता है आपका 10, पीएच होता है 10। देखिए होता क्या है, पीएच पेपर काम कैसे करता है। देखिए, पीएच पेपर इस तरीके से काम करता है कि जब जितनी ज्यादा चीज एसिडिक होती है या जितनी ज्यादा चीज बेसिक होती है, ये अपने कलर को चेंज करता है, ये अपने कलर को चेंज करता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जैसे अगर आप 1 पर देखोगे, अगर आप 1 पर देखोगे तो यहाँ पे हमें लाइट ऑरेंज कलर दिखता है। अगर आप 2 को देखोगे तो 2 पे भी हमें और थोड़ा ये कह सकते हैं और थोड़ा हल्का लाइट ऑरेंज, 3 पे और हल्का, जैसे आप 7 को देखोगे तो यहाँ पे हल्का ग्रीन। तो मतलब ये अपने कलर को चेंज करके ये बात बता देता है कि सामने वाली चीज एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे भी लिखी गई है। देखिए कि पीएच की डेफिनेशन क्या है, पीएच 0 से 14 होता है, 0 से 6 एसिडिक है, 7 न्यूट्रल है और 8 से 14 हमें बेसिक देखने को मिलता है। ये बात भी हमने लिख रखी है, जितनी ज्यादा एसिड की स्ट्रेंथ होगी उतना पीएच कम होगा। जैसे पीएच अगर 1 है
तो एसिड चीज क्या है, बहुत ज्यादा एसिडिक है। अगर पीएच 6 है तो चीज क्या है, बहुत कम एसिडिक है। लेकिन जैसे जैसे पीएच बढ़ता रहता है, सपोज कीजिए पीएच 9 है तो वो क्या है, ज्यादा बेसिक है। पीएच 11 है तो वो और भी ज्यादा बेसिक है। ये रिलेशन यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, हमने इतनी चीज समझने की कोशिश करी। लेकिन अब ये और समझते हैं कि हमारी नॉर्मल लाइफ में पीएच का रोल क्या है, ये हम कैसे पीएच को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखिए, अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाती है पीएच की, तो पीएच की इंपॉर्टेंस में हमने गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़ लिया कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या होता है। ब्लड का भी पीएच पढ़ लिया, 7.4 है। ह्यूमन बॉडी किस पीएच पे काम करती है, 7 से लेकर 7.8 तक। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि रेन वाटर, जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से नीचे हो जाए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से नीचे हो जाए तो हम उस रेन को एसिडिक रेन बोलते हैं। और ये एसिडिक रेन बहुत ज्यादा क्या होती है, डेंजरस होती है। ये एसिडिक रेन बहुत ज्यादा डेंजरस हमें देखने को मिलती है। तो जब पीएच 5.6 से नीचे होता है उस बारिश को एसिडिक रेन बोला जाता है। ठीक है, हमारे जो टीथ होते हैं, अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से नीचे हो गया तो हमारे दांत खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी टूथ डिके होता है। ये कैसे होता है, देखिए, हमारे टूथ में एक चीज प्रेजेंट रहती है जिसे हम इनेमल बोलते हैं, इनेमल। ये हार्डेस्ट पार्ट रहता है हमारी बॉडी का, दैट इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। जैसे ही माउथ का पीएच 5.5 से नीचे जाता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, यानी खराब होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये डिग्रेड होगा तो हमारा टूथ का इनेमल खराब हो जाता है, और इनेमल खराब होता है तब हम उसे क्या बोलते थे कि इसे टूथ डिके हुआ है, राइट। तो हमने ये पढ़ा गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या है, हमने पढ़ा ब्लड का पीएच क्या है, हमने पढ़ा रेन वाटर का पीएच क्या होता है, और टूथ डिके का पीएच क्या होता है। ठीक है, अब आगे चलने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमें कुछ एसिड के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में हमें देखने को मिलता है। ये एसिड पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इस पे लगातार क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। ठीक है, क्या कौन कौन से एसिड, देखिए, आपने एक चीज़ सुनी होगी जिसे हम बोलते हैं विनेगर, इट इज विनेगर। अगर विनेगर की बात की जाए, विनेगर के अंदर हमें एसिड देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। दूसरा क्या है, एक हमारा होता है ऑरेंज, राइट। हमारे घर में हमें ऑरेंज देखने को मिलता है। इसके अंदर कौन सा एसिड है, इसके अंदर एसिड मिलता है सिट्रिक एसिड, यानी क्योंकि ये खट्टे होते हैं, राइट। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो चीज थोड़ी खट्टी होती है उन्हें हम उसके अंदर सिट्रिक एसिड ज्यादा देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, जैसे आप ले सकते हो एग्जांपल लेमन का भी, लेमन का एग्जांपल ले लो, लेमन में भी हमें सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है। फिर एक आता है हमारा टोमेटो, टोमेटो में हमें ऑक्सैलिक एसिड देखने को मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड। एक हमारा होता है खट्टा मिल्क यानी सोर मिल्क जिसे हम कर्ड ही बोलते हैं, इसके अंदर कौन सा एसिड था, लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, एक होती है आंट टेस्टिंग, यानी जब चींटी काट ले, राइट, चींटी, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। और जब कई बार नेटल की जो स्टिंग होती है, नेटल की, के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, मिथेनोइक एसिड देखने को मिलता है। देखिए, कभी क्वेश्चन आ गया कि मैच द फॉलोइंग करो, तो आप आंसर उसका अच्छी तरीके दे सकते हो कि विनेगर क्या है, ऑरेंज क्या है, टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड देखने को मिलेगा, आंट स्टिंग या नीटल के अंदर कौन सा एसिड देखने को मिलेगा। आप इसका आंसर अच्छी तरीके से दे सकते हो। ठीक है, यहाँ तक हमने काफ़ी सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करी। हमने जाना कि हमने ये चीज़ जानी कि एसिड क्या है, बेस क्या है। हमने एसिड के का बहुत सारी अच्छी तरीके से रिएक्शंस भी पढ़ी हैं, उनकी बेस की रिएक्शन पढ़ी हैं। अब हमें क्या जानना है, अब हमें थोड़ा सॉल्ट्स के बारे में जानना है, जो कि हमारे इसका दैट इज हमारी इस बुक का लास्ट टॉपिक है, दैट इज सॉल्ट, राइट। सॉल्ट हमें जानना है कि सॉल्ट होते क्या है, और हमारी दैट इज हमारी प्रिपरेशन में कुछ सॉल्ट्स हमें पढ़ने हैं जिनसे हर साल हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो उन सॉल्ट्स के बारे में चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब हम जानते हैं सॉल्ट्स के बारे में, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है, दैट इज सॉल्ट्स। देखिए, सबसे पहले हम सॉल्ट की डेफिनेशन जानते हैं, सॉल्ट की डेफिनेशन क्या है, और ये डेफिनेशन भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। डेफिनेशन की बात करो तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि एक तरीके का केमिकल कंपाउंड है, सॉल्ट एक तरीके का केमिकल कंपाउंड है जो कैसे बनता है, जो बनता है फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस किस के बीच में हुई थी, बिटवीन एसिड एंड बेस, बिटवीन एसिड
एंड बेस, यानी एसिड और बेस के बीच में हमें ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिली थी। ठीक है, और जो सब्सटेंस बनता है, ये केमिकल कंपाउंड है, कैसे बना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना, किस किस के बीच में रिएक्शन हुई है, ये एसिड और बेस के बीच में हमें रिएक्शन देखने को मिलती है। अब अगर हम अपने दैट इज अपने सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस में लगभग 4 से 5 सॉल्ट हैं और उनके बारे में हमें जानना है कि वो सॉल्ट एक्चुअली होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहला सॉल्ट जो हमारे को देखने को मिलता है वो हमें मिलता है, दैट इज द फर्स्ट सॉल्ट दैट वी हैव टू डिस्कस इज द कॉमन सॉल्ट। तो हम अब यहाँ से अपने सॉल्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ जो फर्स्ट सॉल्ट हमें देखने को मिलता है, दैट इज फर्स्ट इज द कॉमन सॉल्ट। देखो, अगर कॉमन सॉल्ट की बात की जाती है, यानी अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करें तो कॉमन सॉल्ट क्या होता है? कॉमन सॉल्ट एक तरीका, इसका दूसरा नाम है टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। और ये हमारे घर में भी इस्तेमाल किया जाता है। हम कह सकते हैं कि एक्चुअली कि हम इसे कई बार अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं कॉमन सॉल्ट को, या टेबल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं। अब बात ये आती है कि कॉमन सॉल्ट पर्टिकुलरली इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, यानी इसका केमिकल फॉर्मूला हमें क्या देखने को मिलता है। तो अगर केमिकल फॉर्मूला की बात की जाए, अगर केमिकल फॉर्मूला की हम बात करते हैं तो हमें बात पता है कि केमिकल फॉर्मूला का क्या होता है इसका, दैट इज द NaCl। ठीक है, NaCl जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज हम इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम इसे बनाते कैसे हैं? देखिए, प्रिपरेशन इसकी कैसी होती है, यानी इसे हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। इसे इन जनरल प्रिपेयर किया जाता है सी वाटर से, यानी हम सी वाटर को इवेपोरेट करते हैं, राइट, सी वाटर को इवेपोरेट करते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन ये आ जाती है कि हम अगर हमें ये यानी हमें अगर अपने लैब में इसे बनाना हो तो हम इसे इवेपोरेट नहीं कर सकते। तो लैब के लिए एक अलग मेथड किया जाता है, यानी लैब में जब हम इसे बनाते हैं, लैब में हम इस्तेमाल इसे कैसे बनाते हैं, हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसमें हम थोड़ा सा HCl डाल देते हैं, तो हमारे यहाँ पे NaCl बन के आ जाता है और साथ में हमारा प्रोडक्ट बनता है वाटर। ठीक है, ये हमारा लैब का मेथड है। क्योंकि देखिए, हम यहाँ से हम जो है सी पर नहीं जा सकते अपने, अगर हमें स्कूल में प्रैक्टिकल करना है, राइट। तो हमने कॉमन सॉल्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, यूज क्या है इसके, यूज होता है, ये यूज करा जाता है फूड में, यूज इन फूड में इसका इस्तेमाल होता है। अब सेकंड सॉल्ट की अगर हम बात करें, यानी सेकंड सॉल्ट की अगर हम बात करते हैं, सेकंड सॉल्ट जो हमारा आता है वो है, दैट इज क्या, दैट इज अ कॉस्टिक सोडा। यानी हम क्या बोलते हैं, यानी हम इसे बोलते हैं दैट इज कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। अगर कॉस्टिक सोडा की बात की जाती है, यानी अगर हम कॉस्टिक सोडा की बात करें तो कॉस्टिक सोडा होता क्या है। देखिए, कॉस्टिक सोडा हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला इसका होता है, यानी जब अगर हम केमिकल फॉर्मूला की बात करें, यानी हम इसके अगर केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो हमें केमिकल फॉर्मूला इसका पता है। हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या है, दैट इज NaOH, राइट, दैट इज NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, आसान चीज़ों को किया जा सकता था अगर मैं इसे पहले से ही लिख के ले आता तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती, लेकिन अगर हम क्लास में ही चीज़ों को लिख रहे हैं तो हमारे बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन हो रहा है यहाँ पे, राइट। अब इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है, यानी हम इसे प्रिपेयर कैसे करें घर पे, यानी लैब में इसे प्रिपेयर कैसे करें। देखिए, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। हमें क्या लेना होता है, हम क्या करते हैं, हम एक कॉमन वाटर लेते हैं, कॉमन वाटर, उसमें मैंने क्या मिलाया, हमने कॉमन सॉल्ट को मिलाया, कॉमन सॉल्ट को मिलाया, और इस पूरे मिक्सचर को हम क्या बोलते थे, इसे हम बोलते हैं ब्राइन। इसे हमने ब्राइन बोल दिया, यानी ये ब्राइन है। अब इस ब्राइन का क्या किया जाएगा, इस ब्राइन को क्या करा जाएगा, इस ब्राइन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होती है तो होता क्या है, हमें यहाँ पे NaOH देखने को मिलता है। मैंने क्या कहा, मैंने वाटर लिया, उसमें हमने कॉमन सॉल्ट को मिलाया, इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं, और इसमें से मैंने इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दिया। जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो जाएगी तो हमारा क्या देखने को मिल जाएगा, हमें कॉस्टिक सोडा देखने को मिलेगा। कैसे, देखिए होता क्या है, मैंने कॉमन सॉल्ट लिया, उसमें मैंने वाटर डाला और उसमें से क्या पास करा दी, यानी मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, इलेक्ट्रिसिटी। जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो हमारा क्या देखने को मिला, हमें को देखने को मिला दैट इज कॉस्टिक सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही साथ में एक हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है और एक हमें से क्लोरीन गैस भी देखने को मिलती है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखी है, ये रिएक्शन जो हमने लिखी है, इस पूरे प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं और इसका नाम होता है क्लोराइन एंड एल्कली प्रोसेस। यानी हम इसको एक नाम देते हैं, दैट इज क्लोराइन, या क्लोर, हम इसे ये बोल सकते हैं दैट इज
एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस भी हम इसे बोलते हैं, दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस भी हम इसे यहाँ पर बोलते हैं। तो हमने कॉस्टिक सोडा के बारे में पढ़ा कि कॉस्टिक सोडा क्या होता है, हम इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं, और हमने प्रिपेयर करने के बाद ये चीज़ों को देखा। ठीक है, अब एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल कहाँ होता है, यानी इसका यूज कहाँ किया जाएगा। देखिए, सबसे आसान है, अगर इसके यूज की बात की जाती है तो सबसे पहला यूज जो इसका होता है, सबसे पहला यूज क्या है, इसका काम होता है डिटर्जेंट और सोप बनाने में, दैट इज डिटर्जेंट और सोप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड, पेपर को बनाने में, यानी मेकिंग पेपर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या कई बार इसका इस्तेमाल ब्लीच बनाने में भी किया जाता है, यानी ब्लीच मैन्युफैक्चर, ब्लीच को बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। ओके, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, कॉस्टिक सोडा के बारे में पढ़ा, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है ये हमने जाना, और इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है। फिर हमने एक नया नाम पढ़ा जिसे हम ब्राइन बोलते हैं, ब्राइन, जो हमारा एक वाटर और कॉमन सॉल्ट को मिला के बन रहा था। हमने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया, तो हमें दैट इज कॉस्टिक सोडा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस हमें देखने को मिलती है, गैस है क्या, हमें गैस देखने को मिलती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, हम इसे बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने यूज भी इसका पढ़ लिया है, राइट, हमने यूज भी इसका पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट चीज की, जिसे हम बोलते हैं दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। हम बात करेंगे दैट इज ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर, देखिए, अगर ब्लीचिंग पाउडर की बात की जाती है कि ब्लीचिंग पाउडर है क्या, ब्लीचिंग पाउडर की अगर मैं बात करूं तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, दैट इज जस्ट अ मिनट, इसका केमिकल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, राइट, दैट इज CaOCl2। हम इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, राइट, ऑक्सीक्लोराइड। अब ये बनता कैसे, यानी हम इसे प्रिपेयर कैसे करेंगे। देखिए, प्रिपेयर करने के लिए सबसे इजी क्या होता है, कैसे हम इसे प्रिपेयर करेंगे, सबसे इजी है, सिंपल प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर स्लेक लाइम लिया, स्लेक्ड लाइम लिया, और स्लेक लाइम में से हमने Cl2 यानी क्लोरीन गैस को पास कर दिया। मतलब हमने यहाँ पे स्लेक लाइम लिया, यानी हमने यहाँ पे दैट इज CaOH2 यानी स्लेक लाइम लिया, इसमें से मैंने क्या करा, इसमें से मैंने क्लोरीन गैस को पास कर दिया, क्लोरीन गैस को, और मेरे को यहाँ पे क्या देखने को मिला, ये मुझे देखने को मिला, वो मिला दैट इज ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2, और साथ ही साथ में से मुझे वाटर भी इसमें देखने को मिल जाता है। तो हमने ये जाना कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाया कैसे जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने का सिंपल तरीका है, आप स्लेक लाइम को लीजिए और उसमें से क्या कीजिए, यानी क्लोरीन गैस को पास करवा दीजिए। इससे हमारा क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसके यूजेस क्या हैं, यानी हम इसका यूज क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इस्तेमाल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इस्तेमाल आता है कि इसका इस्तेमाल होता है ब्लीच करने के लिए कॉटन को, दैट इज फॉर ब्लीच, ब्लीच करने के लिए कॉटन, कॉटन को ब्लीच करने के लिए, या दैट इज लाइनिन को ब्लीच करने के लिए। दूसरी बात, इसका इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट एजेंट की तरह होता है, डिसइंफेक्टेंट एजेंट की तरह होता है। तीसरी बात, इसका इस्तेमाल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा, ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, इसकी प्रिपेयरनेस कैसे की जाती है, ये सब चीजें हमने यहाँ पर पढ़ने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं अपना थर्ड इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज हम जिसे बोलते हैं आपका या दैट इज बेकिंग पाउडर, राइट, दैट इज हम बोलते हैं दैट इज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है क्या है, बेकिंग सोडा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर बेकिंग सोडा की बात की जाती है तो बेकिंग सोडा का सिंपल हमें पता है कि बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दैट इज, मिनट में पेन चेंज हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्या बेकिंग सोडा को क्या बोला जाता है, बेकिंग सोडा को बोला जाता है दैट इज सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसे यहाँ पर बोला जाता है। अगर मैं इसके एक फॉर्मूले की बात करता हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम इसे बोलते हैं, जिसे हम NaHCO3 के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है इसकी प्रिपरेशन की, इसे प्रिपेयर कैसे किया जाए, यानी हम इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं। देखिए, प्रिपेयर करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है। हमने क्या लिया, मैं यहाँ पे लेता क्या हूँ, मैंने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है, मैंने इसमें से वाटर को पास कराया, ठीक है, इसमें फिर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को भी पास करा दिया, और धीरे से थोड़ा सा अमोनिया भी इसमें डाल दिया, दैट इज अमोनिया।
जब ये सारी चीजें इसमें डाली गई तो मेरे को एक चीज यहाँ पे देखने को मिली, इसका नाम क्या था, जिसका नाम था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी हमें को यहाँ पे देखने को मिला दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मुझे देखने को मिला है, इसका इस्तेमाल क्या क्या है, राइट, कि इसका इस्तेमाल मुझे क्या देखने को मिलता है। बोल दो कई बुक में एक चीज और लिखी जाती है, कई बुक में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि इसके साथ NH4Cl भी मिलता है, यानी जिसे हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड भी हम इसे बोलते हैं। लेकिन इसे आगे जाके हम जब इस पूरे सोल्यूशन को अगेन हीट करेंगे, जब हम इसे आगे जाके फिर हीट करेंगे, तो इसमें खाली हमारा जो बचेगा वो NaHCO3 बचेगा, यानी हमारा यहाँ पे जो बचेगा वो हमारा पर्टिकुलरली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बचता है। लेकिन इंपॉर्टेंस ये है इसका इस्तेमाल क्या है, या इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है। देखिए इसके काफी सारे यूजेस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका इस्तेमाल किया जाता है किचन में, यानी किचन में इसका इस्तेमाल होता है। यूज की अगर हम बात करें तो ये बेसिक किचन का में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका अगर हम बात करें, इसका इस्तेमाल किया जाता है दैट इज पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि हम इसका इस्तेमाल सोडा एसिड दैट इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या इसका इस्तेमाल कहीं और भी किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए हम इसका इस्तेमाल बेकिंग पाउडर के लिए भी करते हैं। बेकिंग पाउडर, अभी बेकिंग पाउडर है क्या चीज, देखिए बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से ही बनाया जाता है। कैसे? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हमने यहाँ पे NaHCO3 लिया, ये क्या था हमारा, दैट इज हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था। और इसमें मैंने क्या करा, इसमें हमने एक सिंपल चीज करी, हमने इसमें एक कोई सा भी कहीं से भी हाइड्रोजन आयन ले लिया, और इसमें हाइड्रोजन आयन हमने क्या कराया, दैट इज हमने पास करा दिया, ठीक है। अगर हम इसमें हाइड्रोजन आयन को हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे CO2 प्लस हम यहाँ पे H2O और प्लस ही हमें क्या देखने को मिलेगा, सोडियम सॉल्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बस हमें इतनी चीज समझनी है कि हमारा जो यहाँ पे बेकिंग सोडा होता है उसका इस्तेमाल किचन में किया जाता है। हम यहाँ से हम अपना बेकिंग पाउडर ही बना सकते हैं। बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाया जाता है कि हमने NaHCO3 लिया, यानी हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, हमने हाइड्रोजन आयन यहाँ पे लेके आए, तो हमें यहाँ पे CO2 H2O और सोडियम सॉल्ट देखने को मिलता है, जिसे हम Na2CO3 बोलते हैं, और यही हमारा क्या है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग दैट इज बेकिंग पाउडर है, ठीक है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेकिंग सोडा की ये होती है कि जो बेकिंग सोडा होता है ये क्या होता है, ये एक तरीके का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट माना जाता है इसका एंटासिड का। एंटासिड क्या थे? एंटासिड न्यूट्रलाइज करते थे एक्सेस एसिड को, न्यूट्रलाइज कर रहे थे किसको, एक्सेस एसिड को, स्टमक में, राइट, एक्सेस एसिड ऑफ स्टमक, राइट। ये हमने चीज यहाँ पे समझने की कोशिश की है। तो एक हमारा बेकिंग सोडा टॉपिक क्लियर हो गया कि थोड़ा बेकिंग सोडा में हार्ड तो लगा कि बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, और फिर हमने ये जाना कि हम इसे कैसे हम इसे पर्टिकुलरली इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल क्या है, इससे बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाएगा, ये चीज भी हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की है, ठीक है। अब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा चीजों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक हमारा सॉल्ट हमारा और बचता है जिसे हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, दैट इज इसका नाम क्या है, दैट इज हमारा वॉशिंग सोडा, जस्ट अ मिनट, या दैट इज वॉशिंग सोडा। अगर वॉशिंग सोडा की बात की जाती है, सबसे पहले हम जानते हैं कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, यानी वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता क्या है। देखिए अगर वॉशिंग सोडा के केमिकल फॉर्मूला की बात की जाती है तो हम इसे नाम क्या देते हैं, हम देते हैं Na2CO3.10H2O, यानी दैट इज सोडियम कार्बोनेट कितने कितने हैं यहाँ पे वाटर 10, दैट इज डेका हाइड्रेट, ठीक है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। अब इसके प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, ये प्रिपेयर याद ये रखना कि वॉशिंग सोडा को जब प्रिपेयर किया जाता है इसके लिए एक प्रोसेस होता है इसे प्रिपेयर करने के लिए, जिसका नाम होता है दैट इज जिसका नाम होता है सॉल्वे प्रोसेस। अब ये सॉल्वे प्रोसेस है क्या, चलिए इसके बारे में जानते हैं। हाँ देखिए अगर सॉल्वे प्रोसेस की बात की जाती है तो सबसे पहले हमें क्या यहाँ पे प्रिपेयर करना है, हमें यहाँ पे बेकिंग सोडा प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उसमें से ही हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, दैट इज हमें
हमें देखने को मिलेगा हमारा वॉशिंग सोडा। अब ये होती कैसे, देखिए मैं क्या लेता हूँ, मैंने यहाँ पे NaCl लिया, NaCl लिया, इसमें मैंने क्या डाला, मैंने थोड़ा H2O डाल दिया, थोड़ा मैंने कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया और थोड़ा मैंने अमोनिया डाल दिया। ठीक है, ये प्रोसेस हमने पहले भी इस्तेमाल किया राइट, जब हमने बेकिंग सोडा बनाया था। और इससे मेरे को क्या देखने को मिलेगा, मुझे बेकिंग सोडा देखने को मिलेगा, दैट इज NaHCO3, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को मैंने आगे जाके क्या करा, इसे मैंने हीट करा और मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिला, जब मैंने बेकिंग सोडा को हीट करा तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलता क्या, दैट इज Na2CO3। क्या हमने ये प्रोसेस भी कहीं पढ़ा है, दैट इज Na2CO3 का? जी हाँ, अगर आप पहले देखोगे, अगर मैं पहले की हम चीजें पढ़े तो हमने यहाँ पे शायद इसे पढ़ा भी है राइट, दैट इज Na2CO3। हमारा बेकिंग सोडा है ये, बेकिंग पाउडर है ये हमने यहाँ पढ़ी है ये चीज, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। अब अगेन बेकिंग पाउडर में मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे वाटर के साथ इसे रिएक्ट कराया और मेरा यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, मेरा यहाँ पर वॉशिंग सोडा देखने को मिल जाएगा, दैट इज दिस वॉशिंग सोडा। तो हमने देखिए प्रिपेयर कैसे किया, तभी इस प्रोसेस को सॉल्वे प्रोसेस कहा जाता है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले बेकिंग सोडा बनाया, बेकिंग सोडा से मैंने फिर यहाँ पे बेकिंग पाउडर बनाया, अब बेकिंग पाउडर में फिर मैंने वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके मैंने यहाँ पे आपका क्या बना दिया, दैट इज वॉशिंग सोडा बना दिया, वॉशिंग सोडा। क्वेश्चन हमारे सामने एक ये आता है कि वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल क्या है, या इनका इस्तेमाल क्या किया जाता है। देखिए यूज की अगर हम बात करें, अगर वॉशिंग सोडा की बात की जाती है, सबसे पहला यूज है इसका कि इसका इस्तेमाल होता है यूज इन ग्लास, और सोप इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री। ओके, दूसरा इसका इस्तेमाल होता है, सेकंड इसका यूज है क्या, सेकंड यूज होता है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है बोरेक्स को बनाने में, बोरेक्स। देखिए बोरेक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बोरेक्स का नाम आपने सुना भी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बोरेक्स होता क्या है एक्चुअली, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बोरेक्स का एक्चुअली होता क्या है। या एक अगर मैं एक आपको बता दूं तो बोरेक्स का एक इस्तेमाल मैं चलिए आपको बता देता हूं। इसका एक इस्तेमाल ये है कि इसका इस्तेमाल क्लीनिंग प्रोडक्ट में किया जाता है, और एक इस्तेमाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि दूसरा इस्तेमाल इसका क्या होता है। ठीक है, थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो इसका देखने को मिलता है, ये इस्तेमाल करा जाता है हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, हार्डनेस रिमूव करता है वाटर की, हार्डनेस रिमूव ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ा। अगर वॉशिंग सोडा की बात की जाए तो वॉशिंग सोडा क्या था, वॉशिंग सोडा हमारा पर्टिकुलरली हमने पढ़ा कि ये एक सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। इसे बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे बनाने के प्रोसेस को हम सोलवे प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और सोलवे प्रोसेस का हमने देखा कि सोलवे प्रोसेस पूरा होता क्या है। ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है आपका। फिर हमने यूजेस देखे कि पर्टिकुलरली हमें किस तरीके से वॉशिंग सोडा हमें देखने को बनता हुआ देखने को मिलता है, और फिर हमने इसकी कुछ प्रिपरेशन पढ़ी है। और यहाँ तक की चीज़ आई थिंक मुझे आपको लगता है कि आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अब चलते हैं सबसे लास्ट टॉपिक पर, और वो क्या है हमारा, वो है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, सबसे लास्ट का टॉपिक यही बचता है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात की जाती है, एक बात आप मुझे बताइए कि इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों रखा गया, क्यों इसका नाम पेरिस रखा गया, ये दैट इज इस पे। देखिए बात अगर इसके पेरिस की करी जाती है तो पेरिस इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इसे ड्राइव करा गया है कहाँ से, एक हिल्स पड़ते हैं दैट इज मोंट मार्टे हिल्स, मोंट मार्टे हिल्स। ये हिल्स कहाँ पड़ते हैं, आपके पेरिस में मिलते हैं, जहां से हमें कहीं ना कहीं का क्या देखने को मिलता है, हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, या हम पर्टिकुलरली कैसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बना सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल में, इन ओरिजिनल में हमें जिप्सम देखने को मिलेगा, और जिप्सम से ही हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना होता है। होता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर आप फॉर्मूला देखोगे, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर आप फॉर्मूला देखोगे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है दैट इज CaSO4 या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट दैट इज हाफ H2O। अब इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है, प्रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका है, जिप्सम को लो और उसे 373 डिग्री केल्विन पर उसे हीट कर दो। जिप्सम का क्या फॉर्मूला है, अगर जिप्सम की बात की जाती है, जिप्सम का अगर हम फॉर्मूला देखने की बात करें तो जिप्सम क्या होता है, दैट इज CaSO4.2H2O। हमने इसे हीट करा, हमने इसे हीट करा, और हीट करने के बाद हमें क्या मिल गया, दैट इज CaSO4.half H2O। और ये क्या है, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमेशा इस बात को याद रखना
कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से दोबारा जिप्सम बनाया जा सकता है जब हम इसमें वाटर को ऐड कर देंगे। इससे दोबारा जिप्सम बनाया जा सकता है, दैट इज CaSO4.2H2O। ये क्या आ गया, हमारा जिप्सम आ गया। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम दोबारा उसमें वाटर डाल के हम उसे जिप्सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है, यानी यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला यूज देखा जाए तो सबसे पहला यूज क्या होता है, इसका यूज होता है फ्रैक्चर बोन में को ठीक करना। फ्रैक्चर बोन का के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसे उसको ठीक करने के लिए, राइट, दैट इज मेडिकल पर्पस के लिए। सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट इस्तेमाल इसका क्या किया जाता है, सेकंड इस्तेमाल इसका ये भी है कि इससे एयर टाइट थिंग्स बनाई जाती हैं, मेकिंग एयर टाइट थिंग्स, इससे एयर टाइट चीजें भी बनाई जाती हैं, दूसरी बात। ठीक है, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, से फायर प्रूफ ग्लव्स भी बनाए जाते हैं, यानी फायर प्रूफ ग्लव्स भी इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ा। हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है। हमने पूरे चैप्टर को लगभग पूरे चैप्टर के हमने नोट्स विद इन द क्लास में बनाए हैं, राइट। हमने ऐसा नहीं कि हमने पहले से ही पीपीटी को रेडी करा, नहीं, हमने क्लास में ही उनके नोट्स को बनाया है। बस आपका ये काम है कि आप 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर देखिए। इसके बाद आपके लगभग सारे डाउट जो है सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इससे क्या है कि आपके जो है जब 2 से 3 बार आप रिवाइज करोगे तो आपको अच्छी तरीके की चीजें याद हो जाएंगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको जो लिंक है टेलीग्राम का, वहां पे ही आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने आपका कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। तो आपको ये कैसी वीडियो लगी है जरूर आप मुझे बताइएगा। पूरा अच्छी तरीके से कंटेंट को यहाँ पर कवर किया गया है, हर एक चीज आपको यहाँ पर बताई गई है। अगला चैप्टर जो हमारा होगा उसे भी हम अच्छी तरीके से 1 शॉट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए चीज़ों को और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, धन्यवाद।